गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एंड दैट इज हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक। सर आप किसकी बात कर रहे हो, साइंस स्टूडेंट की, कॉमर्स स्टूडेंट की? मैं कॉमर्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ CA में एंड CS। तो मैं CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी इन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक। रैंक किसको नहीं चाहिए, रैंक सबको चाहिए एंड एवरीबडी नोज। तुम लोग सब जानते हो कि रैंक की एक वैल्यू है, आपको हर जगह फायदा मिलता है, हर जगह बेनिफिट मिलता है। रैंक के बेनिफिट्स मैं आपको अगर गिनाऊंगा तो 3-4 प्रोमिनेंट है। नंबर 1 तो आपको मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो इंटरनल बेनिफिट है। अगर आपका फाउंडेशन में रैंक आता है या इंटर में रैंक आता है, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ कि फाइनल में या आगे वाले लेवल पे भी आपका रैंक आ सकता है। तो एक तो खुद के प्रति विश्वास बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा जो कहानियां सुनाते हैं कि मैंने एक बार ऐसा कुछ किया था, ऐसा कुछ किया था, उससे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला था, और वो किस्सा वो लाइफ लॉन्ग भूलते नहीं है। जैसे मैं भी आज तक नहीं भूला हूं, क्लास 2 में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि मेरा क्लास के अंदर ही 4th रैंक आया था, मतलब होता है ना 1st, 2nd, 3rd गुड कॉन्डक्ट। तो पहली बार मेरा क्लास 2 में गुड कॉन्डक्ट आया, तब मेरे को रियलाइज हुआ ओ आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग अमंग टॉपर्स, सो आई कैन बी अ टॉपर। वो किस्सा मैं आज तक नहीं भूला हूं। ठीक है, तो वैसे ही है, एक बार अगर आप रैंक ले आते हो ना, तो जो आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस मिलता है वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, इवन थ्रू आउट योर करियर। वो मेरे लिए वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट होते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट्स। एक्सटर्नल बेनिफिट मतलब आपको अच्छी आर्टिकलशिप का मौका मिलता है, आपको अच्छा इंटरव्यूज वगैरह देने का मौका मिलता है। ठीक है, रेज्यूम की जो आपकी CV या रेज्यूम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपको लोगों से एक वैलिडेशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, ऑल दैट इज एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है, तो रैंक किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। पर इशू क्या है, हाउ डू आई गेट द रैंक? आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉपर पाथ टू द रैंक। तो वही प्रॉपर पाथ टू द रैंक जो है वो मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। बेसिकली रैंक जो होता है वो 5 फैक्टर्स से डिसाइड होता है। 5 फैक्टर्स आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी फास्ट। ये 5 फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में है। और जो फैक्टर्स तुम्हारे कंट्रोल में है वो इतने पावरफुल हैं कि तुम उसमें अगर एफर्ट डाल दिए तो पहला 2 फैक्टर अगर तुम्हारा खराब भी है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो भी तुम्हारा रैंक आ सकता है। ठीक है, तो सर व्हाट आर दोस 5 फैक्टर्स? मेरे पास सामने लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं। नंबर 1 होती है हिस्ट्री। अच्छा, 1 2 3 4 5 इज नॉट दैट कि ये 1 अगर पहले कोई फैक्टर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल द फैक्टर्स हैव इक्वल वेटेज। कभी वेटेज ज्यादा होता है, कभी कम होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये मुझे कि नंबर 1 वाला बता रहे हैं तो ये ज्यादा वैल्यूएबल फैक्टर है। ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर इज हिस्ट्री, कि तुम्हारी एकेडमिक हिस्ट्री कैसी रही है आज तक, क्लास 10 तक, 12 तक, उसके बाद तुम पढ़ाई में कैसे हो। ठीक है, मतलब तुम टॉपर थे या क्लास में टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर थे, क्या तुम्हारा एकेडमिक लेवल था। ये एक हिस्ट्री होता है जो इट एक्चुअली प्लेज अ रोल। तो अगर ये अच्छा है तब तो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर यू। इस पर आपको अलग से तो कुछ मेहनत करना नहीं कि जाके टाइम मशीन में अपनी हिस्ट्री सुधारनी है। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री खराब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अभी और फैक्टर्स हैं। एज आई टोल्ड यू, सम फैक्टर्स आर बियॉन्ड कंट्रोल, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हैं। तो क्या क्या है, अब आगे सेकंड फैक्टर। सेकंड इज कन्विक्शन, ये आपके हाथ में। कन्विक्शन का मतलब होता है अ बिलीव इन योर एबिलिटीज। कन्विक्शन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपने अंदर कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं ला सकता हूं रैंक। जो मेरा इतिहास है वो मेरा भविष्य निर्धारित नहीं करेगा, मैं रैंक लेके आ सकती हूं या रैंक लेके आ सकता हूं, दैट इज कन्विक्शन। ये जो कन्विक्शन है या बिलीव है अपने ऊपर, ये बहुत सॉलिड होना जरूरी है। एक दिन में ना हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं। आई विल टेल यू, इन अ सिंगल डे वी टेक वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस बट स्मॉल डिसीजंस। एंड आपका जो बिलीफ है, आपका जो कन्विक्शन है, वो उन सारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है कि जो डिसीजन आप ले रहे हो वो आपको आपके लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो इसीलिए कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। सपोज फॉर एग्जांपल तुम पढ़ाई करने बैठे, अभी मैं कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं, मेरा दिमाग इसमें लगेगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है कि वीक है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई सब्जेक्ट को ना, उसी वक्त हम लोग अपने दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं कि ये मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा वीक है, ये इंटरेस्टिंग है, ये अनइंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा, ये रट्टा करना है, ये सम सॉल्विंग करना है। ऑल दोज इंप्रेशंस विद विच यू स्टार्ट अफेक्ट द नेक्स्ट 2 आवर्स, कि अगले 2 घंटे में तुम्हारा पढ़ाई या तुम्हारा आउटपुट कैसा होगा। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कन्विक्शन मैटर्स अ लॉट। अगर अपने ऊपर कन्विक्शन है ना, बिलीफ है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा थ्रू आउट योर एंटायर जर्नी। ठीक है, दैट वाज द सेकंड फैक्टर, इट इज इन योर कंट्रोल। कन्विक्शन खुद में होता है। सर कन्विक्शन मेरे कंट्रोल में कैसे है?
कन्विक्शन तुम्हारे कंट्रोल में कैसे? दो तीन तरीके होते हैं। नंबर वन होता है ऑटो सजेशन। शिव खेड़ा जी एक बहुत बड़े ऑथर हैं, यू कैन विन उनकी बुक का नाम है। उसमें उन्होंने बताया था देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटो सजेशन। आपको बार बार अकेले में दोहराना पड़ता है मन ही मन की, यस आई कैन गेट दिस थिंग, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, इस तरह का कुछ भी। देयर आर सेवरल सेंटेंसेस, तो वो बोलना पड़ता है। लेकिन खाली बोलने से नहीं होता, इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एक्शन ऑल्सो। सो एक प्लान बनाना पड़ता है कि आज मैं ये अचीव करूंगा, और जब आप वो उस दिन अचीव कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस एक मीटर की तरह होता है, बढ़ता घटता रहता है। तो अगर वो लगातार बढ़ते जाएगा तो धीरे धीरे कन्विक्शन स्ट्रांग होते जाएगा। तो कन्विक्शन तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारा हार्डवर्क तुम्हारे कन्विक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, हार्डवर्क आने वाला ही बाद में। तो फर्स्ट मैंने बोला हिस्ट्री, सेकंड मैंने बोला कन्विक्शन, थर्ड राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल एक ऐसी चीज है ना जो लॉन्ग टर्म से निकल के आता है, वो एक दिन में बिल्ड नहीं होता। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अब हम लोग के हाथ में नहीं है। राइटिंग स्किल बहुत मैटर करता है, बिकॉज अल्टीमेटली आप जो एग्जाम में लिख के आए हो वही एग्जामिनर चेक करेगा, उसी के बेसिस में वो जज करेगा और आपको मार्क्स देगा। तो राइटिंग स्किल मैटर्स अ लॉट। अमूमन हम लोग पाते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का रैंक आता है या जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनकी राइटिंग स्किल बहुत कमाल की होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्टूडेंट्स में राइटिंग स्किल नहीं है, उनमें भी है, पर उसको और पॉलिश किया जा सकता है। मैं तुमको एक तरीका बताता हूं जिससे तुम राइटिंग स्किल वास्तव में इंप्रूव कर सकते हो। कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। प्रेजेंटेशन या डेकोरेशन वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है कंटेंट ऑफ द आंसर। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है ना तो प्रेजेंटेशन या राइटिंग स्किल जो भी है वो अपने आप अच्छा निकलेगा। जैसे जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं तुमको बोल रहा हूं, तो मेरे पास अगर कंटेंट अच्छा है बताने के लिए तो मेरा राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन दैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। समझ रहे हो? तो अगर तुम कंटेंट पे बहुत मेहनत किए कि तुमने बहुत अच्छा से पढ़ लिया उस सब्जेक्ट को, तुम देखोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा राइटिंग स्किल भी उसमें इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर इज राइटिंग स्किल। फोर्थ, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अनडाउटेडली बहुत मैटर करता है। हार्ड वर्क के ना मल्टीपल लेयर्स होते हैं। एक हार्ड वर्क को जो हम लोग जनरली सोचते हैं वो होता है कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, वो एक है कि आप कितना घंटा टाइम दे रहे हो, दैट इज वन साइड। सेकेंड इज परसिस्टेंस। हार्डवर्क के साथ ही परसिस्टेंस फ्री है। परसिस्टेंस का मतलब है कि जब मैं थक गया हूं एंड आई वांट टू लीव इट, आई वांट टू क्विट इट, आई एम नॉट क्विटिंग, मैं फिर भी पीछे पड़ा हुआ हूं। ठीक है, इट इज लाइक दैट कि मैं पीछे पड़ा हुआ हूं, मैं एक सम्स है या एक थ्योरी है जो मुझे याद करनी, मुझसे नहीं हो रही, मैं छोड़ना चाहता हूं पर नहीं, मैं वहीं पे उसके पीछे पड़ के उसको खत्म करके कंप्लीट करके मानूंगा। एक चैप्टर है जिसको मुझे बजट था कि 8 घंटे में खत्म करना, 12 घंटे हो गए अभी तक खत्म नहीं हो रहा, और 2 घंटा लगेगा, मैं खत्म करके मानूंगा। दैट इज योर परसिस्टेंस, कि लगे रहना पीछे उसके। ठीक है, इट्स कॉल्ड परसिस्टेंस। आप उसको ग्रिड भी बोल सकते हो, GRIT, नॉट ग्रीड, ग्रिट। ठीक है, तो हार्ड वर्क के ना मल्टीपल लेवल्स होते हैं। हार्ड वर्क में ना ये स्ट्रगल्स भी आता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारा ग्राफ पढ़ते हो तो ऐसा ही जाता रहेगा, कभी ग्राफ ऊपर है, कभी खराब है, कभी ऊपर है। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको लगे रहना है। ठीक है, हार्ड वर्क का ग्राफ कभी फ्लैट लाइन स्ट्रेट होता ही नहीं है, वो अप डाउन करता रहेगा, बट लगे रहना है। ये नहीं कि वो एक बार अप गया फिर डाउन है तो डाउन ही जाते जा रहा है, तुम वापस गेट बैक नहीं कर सकते, तो यू हैव टू गेट बैक। फिफ्थ पॉइंट इज क्लासेस। ठीक है, क्लासेस मतलब ट्यूशंस। आपने पढ़ाई की तो आपने ट्यूशन सारे सब्जेक्ट का किया, नहीं किया, किन टीचरों से किया, नहीं किया। मेरा जो जनरल ओपिनियन है, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। आई कांट टेल अबाउट एवरी स्टूडेंट। आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। मैं उस तरह का स्टूडेंट था जो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं करता था, परंतु क्लासेस में जो भी मुझे पढ़ाया जाता था मुझे वो बाय हार्ट हो जाता था एकदम वहीं पे। जैसे फिजिक्स, मैं फिजिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज साइंस बैकग्राउंड का, क्या वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस नो, मेरा 11th-12th तक साइंस ही था। तो क्लासरूम में टीचर जो पढ़ाता था ना वो मेरे दिमाग में छप जाता था प्रिंटेड। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा, मतलब ट्यूशंस में मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता पढ़ना, बहुत ईजी। सेल्फ स्टडी में मेरे से उतना नहीं होता था। ये अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनको ट्यूशन की जरूरत नहीं होती, जो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। मेक अ नाइस डिसीजन एंड अ स्मार्ट डिसीजन। ट्यूशंस हमेशा हेल्पफुल होते हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ। आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, चाहे आप ऐसे हो कि अपने आप पढ़ सकते हो, चाहे आप नहीं पढ़ सकते हो, जो भी हो, ट्यूशंस आर ऑलवेज हेल्पफुल। तो इट मैटर्स अ लॉट कि आपके क्लासेस बहुत अच्छे हुए हैं, सही जगह आपने किया है। टीचर का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पे। एक मतलब मैं बायोलॉजी का एग्जांपल दूंगा, तुम लोग उससे रिलेट कर पाओगे, बिकॉज आई थिंक 10th तक बायोलॉजी सबने पढ़ा होगा। मैंने भी 10th तक बायोलॉजी पढ़ा था, 11th बायोलॉजी नहीं पढ़ा था।
बायोलॉजी मेरी बहुत ख़राब थी। स्कूल तक जो हमारे स्कूल के टीचर्स हुआ करते थे, जो क्लास में बायोलॉजी पढ़ाते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था। मेरे को बायोलॉजी सबसे हार्ड लगता था। मेरे को लगता था ये साइंस है ही नहीं, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, मेरे को ऐसा लगता था। फिर अचानक से एक टीचर से मिले। एक टीचर थे, नारायण शंकर या शंकर नारायण नाम था उनका, डॉन बॉस्को के टीचर थे। ठीक है, डॉन बॉस्को स्कूल के टीचर थे। मुझे कहीं से दोस्तों से पता चला कि यार ये सर हैं, ये बायोलॉजी पढ़ाते हैं, भयंकर पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ो इनसे। मैं गया एंड यू विल नॉट बिलीव इट, ही वाज डूइंग द लास्ट मिनट क्लासेस। मतलब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और उन्होंने 1 मंथ का ही बोला था कि मैं 1 महीने पढ़ाऊंगा, जिसमें जो पढ़ना पढ़ लो, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर रिक्वेस्ट किया था, देन ही स्टार्टेड टीचिंग। 1 महीना या 2 महीना उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाया होगा। आई एम टेलिंग यू, मुझे प्यार हो गया सब्जेक्ट से। मुझे सब्जेक्ट से प्यार हो गया। मैंने ये सोच लिया कि मैं तो आगे जाकर डॉक्टर बनूंगा। इतना भयंकर, इतना जबरदस्त, मतलब उन्होंने घोल के पिला दिया था बायोलॉजी एकदम। जिस तरह से उनके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, किताब की जरूरत नहीं, नॉलेज बह रहा है, मतलब बायोलॉजी वेन्स के अंदर बह रही है, ऐसा हो गया था हालत। इतना प्यार हो गया था सब्जेक्ट से। ठीक है, तो एक्चुअली टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपके सब्जेक्ट को या तो एकदम इंटरेस्टिंग बना सकता है, हाइप क्रिएट कर सकता है, या पूरे सब्जेक्ट को बिठा सकता है नीचे। और अगर सब्जेक्ट को नीचे बिठा दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तब एक बार अगर इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो स्टूडेंट सेल्फ एफर्ट भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से, मेरे लिए पर्सनली आई एम स्पीकिंग, मेरे लिए क्लासेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई हैव टोल्ड यू 5 फैक्टर्स, एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। नंबर 1 होता है आपकी हिस्ट्री, कि आप पढ़ाई में पहले से कैसे रहे हो, एकेडमिक आपका हिस्ट्री कैसा रहा है। ये बियॉन्ड कंट्रोल है, इस फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड है कन्विक्शन, ये आप कर सकते हो, आपका विश्वास कितना है कि रैंक ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, योर ओन कन्विक्शन। ठीक है, और कन्विक्शन बाय द वे बता देता हूं, ये ऊपर नीचे होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, पर कोशिश ये करनी कि कन्विक्शन रोज बढ़ता जाए। एवरी डे आई एम एडिंग समथिंग टू इट, माय कन्विक्शन लेवल इज गोइंग अप इन माई सेल्फ, इन माई ओन एबिलिटीज। थर्ड, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर नहीं भी है तो आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने पढ़ाई बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया, क्लासेस ली हैं, तो इनसे ना आपका जो कंटेंट है बहुत बिल्ड हो जाता है। और जब कंटेंट अच्छा बिल्ड हो जाता है ना, तो कैसा भी स्टूडेंट हो वो अच्छा ही लिखेगा, वो खराब नहीं लिख पाएगा। चौथा, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब पीछे पड़े हुए सब्जेक्ट के परसिस्टेंट है, भले एक दिन मेहनत नहीं किया पर अगले दिन फिर हार्ड वर्क करने को आ जाते हैं, स्ट्रगल रोज झेलते हैं, रोज कई घंटे डिवोट करते हैं। पांचवा है क्लासेस, कि क्लासेस को एक टूल की तरह समझो। एक टूल्स क्या करता है, किसी भी मैकेनिक के लिए उसके टूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे आज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम यूजिंग सर्टन सिस्टम्स। आप देख रहे हो ये मेरे बगल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बड़ा सारा बोर्ड लगा है जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। इधर कंप्यूटर लगा है, माइक्रोफोन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो मेनी थिंग्स आर देयर, करेक्ट। सो टूल्स हेल्प मी इन मेकिंग माई आउटपुट बेटर। तो क्लासेस इज जस्ट लाइक टूल्स, वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लासेस आपने कहाँ लिया, कैसा लिया, टीचर्स कैसे थे, आपने कब तक कोर्स खत्म कर लिया, ये भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो दीज 5 फैक्टर्स आर देयर। हिस्ट्री और थोड़े हद तक राइटिंग स्किल। हिस्ट्री वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और राइटिंग स्किल 50% लेट से वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर बाकी जो फैक्टर्स है वो आपके कंट्रोल में है। आउट ऑफ दिस 5 पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू, ऑलमोस्ट आप समझ लो 70% आपके कंट्रोल में, 30% आपके कंट्रोल में, पर 70% आपके कंट्रोल में। तो आप मेहनत करके रैंक ला सकते हो। लास्ट क्लोज करते वक्त एक अच्छी चीज बता रहा हूं जहां तुम्हारा ध्यान शायद नहीं गया हो। सीए, सीएमए और सीएस के एग्जाम्स में जो रैंक आते हैं वो 1 2 3 सिर्फ नहीं होते हैं, वो 1 से 50 तक होते हैं। ठीक है, कहीं पे 1 से 25 भी होता है, पर जहां तक मेरी याददाश्त है 1 से 50 तक होते हैं। एंड सर, रैंक इज अ रैंक। आपका चाहे 50 रैंक आया है, चाहे आपका 1 रैंक आया, रैंक इज रैंक। ठीक है, आपका रेज्यूम कहीं भी जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो प्लीज ऐसा मत सोचो कि मेरे को तो 1 2 3 में ही जाऊंगा तो रैंक होगा। नहीं, 1 से 50 तक रैंक है तो अच्छी बात है ना, ये तो गुड न्यूज है। आज अगर तुम्हारे क्लास, सपोज हम लोग जिस स्कूल में पढ़े वहां पे भी अगर 1 से 50 रैंक होता तो हर बच्चा जो स्कूल में बैठा हुआ था क्लासरूम में सबका रैंक होता, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, 50। तो अगर 1 से 50 रैंक होता तो हर किसी का रैंक आता ना, जो फेल आता उसका भी कुछ रैंक निकल के आया था। तो 1 से 50 तक रैंक है, तो रैंक लाना संभव है, पॉसिबल है। ओके, रैंक एक बार आ जाएगा, कैसा भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम्हारा रैंक आए 50, पर रैंक है ना। आई इन सीए इंटरमीडिएट एग्जाम
मेरा रैंक था 43, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से निकल के कॉमर्स में आया था, और कॉमर्स में अपने आप को पूरा एडजस्ट करना, फाउंडेशन में कुछ नंबर से रैंक छूट गए थे, फिर इंटर में जब रैंक में मैं घुस गया, भले इट वॉज 43 बट इट गेव मी ए ग्रेट बूस्ट। उसके बाद मेरे रैंक्स बढ़ते ही गए। सीए फाइनल में मेरा रैंक 19 था, फिर मैंने बाद में सीएस फाइनल का एग्जाम दिया था कंपनी सेक्रेटरी, उसमें मेरा रैंक 7 था। तो यार रैंक जो होता है ना, वो कैसा भी नंबर हो, चाहे 1 रैंक आया हो चाहे 50 रैंक आया हो, रैंक रैंक होता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स बैक कैलकुलेट करके बोलते हैं कि मेरा 65 रैंक आया, जैसे वो मार्क्स कैलकुलेट, पर वो आप बोल सकते हो पर दुनिया नहीं मानेगी। आप अपने रेज्यूम में नहीं लिख सकते कि मैं मेरिट लिस्ट में था। तो 50 रैंक तक का एकदम रेंज है, आप ला सकते हो आराम से, एफर्ट डालोगे हो जाएगा। यू हैव टू मतलब बिलीव इन योर सेल्फ, हैव अ कन्विक्शन इन योर ओन एबिलिटीज, तब ला सकते हो, ठीक है। आई होप माई मैसेज वॉज यूजफुल टू यू। अगर तुम रैंक के लिए कोशिश करते हो, इट्स ग्रेट, इट्स मतलब रैंक आ गया ना सर, नथिंग लाइक दैट, इट विल गिव यू अ ग्रेट इम्पेटस, ठीक है। थैंक यू।